नमस्कार दोस्तों, पीसीएस विद्यार्थी में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों का जो बिहार स्पेशल का सीरीज चल रहा था उसमें एक वीडियो अपलोड किया गया था और उसके बाद कुछ एग्ज़ाम या फिर मुझे कुछ कार्य की वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। अब फिर से हम आ गए हैं आप लोगों को वीडियो लेकर के बिहार स्पेशल के सीरीज में, और फिर से आज बिहार के भूगोल के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार के भूगोल ही सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। किसी भी देश, राज्य या स्थल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उससे पहले सबसे पहले वहाँ का स्थलीय स्वरूप, मिट्टी, नदी, पर्वत, पहाड़ कैसा है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर जब लोग निवास करते हैं तो वहाँ पर वहाँ के सामाजिक संरचना का डेवलपमेंट होता है, फिर इतिहास, फिर राजनीतिक व्यवस्था, इसी तरह से क्रम से धीरे धीरे उसमें पढ़ता जाता है। धार्मिक कैसा उसमें धर्म, कल्चर सबके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार के भौगोलिक संरचना के बारे में। तो पहला वीडियो आज हम लोग का बिहार का भौगोलिक संरचना से है। बिहार की भौतिक संरचना या भौतिक संरचना का मतलब होता है यानी कि बिहार की प्राकृतिक बनावट कैसी, यानी प्राकृतिक रूप से इसमें क्या क्या चीज़ विविधता देखने को मिलती है। यहाँ की नदी, पहाड़ और झरना, या फिर हम कह सकते हैं मिट्टी, इन सारे चीज़ों में तो इसकी प्राकृतिक संरचना कैसी है, इसके बारे में जानने से पहले तो हम ये देखेंगे कि आज जो हम बिहार पढ़ेंगे इसका वर्तमान स्वरूप कब से है, क्योंकि बिहार तो आज का है नहीं, या फिर आज से इसकी चर्चा है नहीं। बिहार के बारे में प्राचीन काल से, यानी जिस समय 6ठी शताब्दी बौद्धों के काल से ही बिहार के बारे में हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। तो ये बिहार, वर्तमान बिहार का जो स्वरूप है, जिसकी ही भौतिक संरचना को हम पढ़ेंगे, इसका वर्तमान स्वरूप आपको 15 नवंबर 2000 ईस्वी से देखने को मिलता है। अब बिहार की जो भौगोलिक संरचना है, इसमें हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसके बीचों बीच से होकर के गंगा नदी गुजरती है, बिहार के बीचों बीच से होकर के। अब एक और बात, इसका जब हम सामान्य जानकारी बिहार के बारे में जब बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में, उसमें हम बता चुके हैं कि इसकी अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, इसका क्षेत्रफल वगैरह, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बस ये राज्य के बारे, इस राज्य में कुछ जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, लगभग 38, इसके बारे में बताए हैं हम थोड़ा सा मैप के माध्यम से, क्योंकि ये अक्सर भूल जाते हैं, तो इसे बार बार देखते रहेंगे तो याद भी रहेगा। तो ऊपर में हम नेपाल है, बिहार के उत्तर में, दक्षिण में झारखंड है, और इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और इसके पश्चिम में यूपी है। नेपाल से 7 डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार का कनेक्टेड है, पश्चिम बंगाल से 3 है, यूपी से 8 है, और झारखंड से भी 8 है। और इसे हम ट्रिक के रूप में आपको बताए थे कि पप्पू सी मासुका, ऊपर से जितने भी नेपाल के साइड से कनेक्टेड बिहार के डिस्ट्रिक्ट है उन सबको याद रखने के लिए पप्पू सी मासिका। फिर नीचे झारखंड से बताए थे कि झारखंड के साइड से जो डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड है झारखंड से, उसको जो याद रखना है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, करेगा न जवान, जिसमें हम ये कैमूर जो है ये झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता, यानी कि झारखंड से ये कनेक्टेड नहीं है कैमूर, और इसको याद रखेंगे। फिर ये पश्चिम बंगाल से जो 3 डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड है, उसमें एक है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये तीनों। और इधर यूपी से इसको याद रखने के लिए हम बताए थे कि गोप जी को शीशा में भोज देना ब्रह्मा के साथ, यानी गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर और बक्सर। और ये बीच में याद रखने के लिए 4 लाइन से है, इस यहाँ पर आपको आ जाएगा शिवहर, ये ऊपर में याद रखेंगे सीतामढ़ी से कनेक्टेड है, सटा हुआ है, तो ये आ जाएगा आपको शिवहर। मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, पटना, बेगूसराय, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा और लखीसराय और मुंगेर, ये सब बता चुके हैं, बस एक बार रिकॉल के लिए आप लोग को बता दिया गया है। अब मेन बेसिक हम जो पढ़ेंगे आज, बिहार का भौतिक विभाजन। बेसिक रूप से बिहार का जो भौतिक विभाजन देखा गया प्राकृतिक संरचना के आधार पर, वो 3 रूप में है, यानी 3 अलग अलग, उनमें इसके संरचना को 3 अलग अलग क्षेत्रों में बांट करके देखा गया। पहला आता है हमको पहाड़ी क्षेत्र या तराई का क्षेत्र, क्योंकि हम जानते हैं सभी आदमी कि नेपाल से बिहार के, नेपाल में एक पर्वत है जिसका नाम है हिमालय, और इसी हिमालय का जो सबसे दक्षिणी वाला हिस्सा है उसे शिवालिक श्रेणी कहते हैं, और इसी शिवालिक श्रेणी का कुछ हिस्सा बिहार में भी देखने को मिलता है, जो कि चंपारण, पूर्वी चंपारण या
पश्चिम चंपारण में है। तो इसी के कुछ हिस्सा हिमालय के शिवालिक श्रेणी का जो दक्षिणी भाग का हिस्सा है वो बिहार में देखने को मिलता है। उसी पर्वतीय क्षेत्र को तराई क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र के रूप में हम जानते हैं। और दूसरा आता है मैदानी क्षेत्र और तीसरा पठारी क्षेत्र। अब हम इसको यहाँ से याद रखेंगे कि बिहार के टोटल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पे पर्वत है, कितना पर मैदानी है और कितना में पठार है। सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र। बिहार के कुल भौगोलिक संरचना के टोटल 0.06% क्षेत्रफल पर पर्वत देखने को मिलता है। फिर मैदान देखेंगे कि बिहार लगभग टोटल क्षेत्रफल गंगा नदी के ऊपर नीचे यानी उत्तरी गंगा का मैदान और नीचे जो क्षेत्र है गंगा नदी से नीचे दक्षिणी गंगा का मैदान। तो ये टोटल जो क्षेत्रफल है मैदानी क्षेत्र, इसे हम कहते हैं गंगा का मैदान। और बिहार के क्षेत्रों में भी है, तो इसका टोटल क्षेत्रफल है 96.26%। 96.26%। अब आता है पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र बिहार में झारखंड के साइड से जो लगा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें ही बिहार के कुछ हिस्सा में पठार देखने को मिलता है। उसी पठारी क्षेत्र को बिहार के पठारी क्षेत्र के रूप में देखा जाता है और यह 3.86% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब पहले हम पर्वतीय क्षेत्र जो देखते हैं कि बिहार में जो नेपाल से सीमावर्ती क्षेत्रों में शिवालिक श्रेणी का जो क्षेत्र है और इसी शिवालिक श्रेणी के क्षेत्र में जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में पहला आता है हमारा सुमेश्वर श्रेणी, दूसरा है रामनगर दून या इसी को हम हरहा घाटी के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं इसे दून घाटी भी कहा जाता है, और तीसरा आता है तराई क्षेत्र। तो पर्वतीय क्षेत्र 0.06%, इसे 3 भागों में बांट करके देखा गया है। एक सुमेश्वर की श्रेणी रामनगर दून को हरहा घाटी कहते हैं, और तीसरा आता है तराई क्षेत्र। इन तीनों में अलग अलग कुछ विशेषताएं, ये सारे के सारे शिवालिक श्रेणी का ही भाग है। इसका कुछ कुछ अलग विशेषताओं के कारण इसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं कि कौन विविधता है इसमें या कुछ खास बात जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन उठाया जाता है। पहला तो हम देखेंगे कि सुमेश्वर पहाड़ी की जो श्रेणी है इसका विस्तार कितना क्षेत्रफल में है। तो 784 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में सुमेश्वर की पहाड़ी विस्तृत है। यह बिहार के चंपारण में देखने को मिलता है, पूर्वी चंपारण में, और पश्चिम में भी, मेन पश्चिम चंपारण में कुछ हिस्सा पूर्वी चंपारण में भी है। और इसका त्रिवेणी नहर से लेकर के भिखना ठोरी दर्रा, ये चंपारण में है, पश्चिम चंपारण में। तो त्रिवेणी नहर से लेकर भिखना ठोरी दर्रा नेपाल से यह सीमा को विभाजित करती है। सुमेश्वर की पहाड़ी नेपाल से सीमा विभाजन के रूप में भी कार्य करती है सुमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है सुमेश्वर की श्रेणी की, उसे हम सुमेश्वर की किला या फिर सुमेश्वर की पहाड़ी भी कहते हैं। और इसकी टोटल कुल ऊंचाई अगर कहें तो 874 मीटर है। और इन क्षेत्रों में कुछ दर्रा प्रमुख है जो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक आता है सुमेश्वर की दर्रा, दूसरा भिखना थोरी और गढ़वा दर्रा। सुमेश्वर, भिखना थोरी और गढ़वा, ये ज़्यादा चर्चित नहीं रहता है। सुमेश्वर और भिखना थोरी से तो आप लोग भी परिचित होंगे, लेकिन गढ़वा दर्रा एक इम्पोर्टेंट है, कभी क्वेश्चन में नया पूछ सकता है। तो एक गढ़वा दर्रा है। ये सभी तीनों दर्रा ये सुमेश्वर श्रेणी में देखने को मिलता है। अब हम एक चीज़ यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो बिहार में जो शिवालिक श्रेणी का दक्षिणी हिस्सा के रूप में देखने को मिलता है, इसका सबसे ऊपरी क्षेत्र जो है वही सुमेश्वर की पहाड़ी कहलाता है। उसके बाद दूसरा इसके जस्ट नीचे हम आएंगे तो वह रामनगर दून कहलाएगा, और इससे थोड़ा सा नीचे जो आएंगे तो ये तराई क्षेत्र आएगा। और यही तराई क्षेत्र बिहार में नेपाल से सीमावर्ती क्षेत्रों में एक लंबी पट्टी के रूप में यह लगभग किशनगंज तक फैला हुआ है। और यह इसकी जो चौड़ाई देखने को मिलेगा लगभग 6 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है ये।
अब इसमें हम रामनगर दून या हरहा घाटी, हरहा नदी के बहने के कारण इस क्षेत्र को हरहा घाटी के रूप में जानते हैं, रामनगर दून। अब उसके बाद तराई क्षेत्र, रामनगर दून में ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं है क्योंकि ये जस्ट इसके नीचे है, सुमेश्वर पहाड़ी के क्षेत्र में। दून का मतलब क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच का क्षेत्रफल को हम दून कहते हैं। तराई क्षेत्र, तराई दो पहाड़, ये हो गया तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र वैसे क्षेत्र है जो जंगल से आच्छादित है, यानी कि पूरा वहाँ जंगल देखने को मिलेगा और वहाँ की जो मिट्टी है वो दलदली है। तो बिहार में भी ये नेपाल से सीमावर्ती क्षेत्रों में जो मिट्टी दलदली है और पूरा जंगल से आच्छादित होने के कारण इसे हम तराई के क्षेत्र के रूप में जानते हैं। और यह शिवालिक श्रेणी के ही समानांतर रूप में एकदम विस्तृत है यहाँ से यहाँ तक। और यह 6 से 8 किलोमीटर, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि यह इसकी चौड़ाई कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बिहार में तराई की जो क्या कहते हैं विस्तार है वह कितना लगभग चौड़ी पट्टी के रूप में है, तो 6 से 8 किलोमीटर। अब इसको हम मैप पर एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे तराई का यानी बिहार का भौगोलिक विभाजन जो है और उसका अलग अलग रूप में कैसे है, फिर आगे हम मैदानी क्षेत्र में पहुंचेंगे। तो सबसे पहले ये कि बिहार है और बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी निकलती है और ये गंगा नदी बिहार के क्षेत्रफल को दो बड़े क्षेत्रफल में बांटता है। एक कहलाता है उत्तर का गंगा का मैदान और नीचे वाला जो क्षेत्र है इसे कहते हैं दक्षिणी गंगा का मैदान। और सबसे पहले ये यहाँ से इसको हम यहाँ मैप पर समझने के लिए इधर का ये जो क्षेत्र है ये तराई का क्षेत्र है। अब देखो यहाँ पर सुमेश्वर की पहाड़ी भी स्थित है और इसी क्षेत्र को एक पट्टी के रूप में जो है जो तराई के क्षेत्र, तराई का क्षेत्र बिहार में दो रूपों में विभाजित है। एक कहलाता है पूर्वी तराई का क्षेत्र और दूसरा कहलाता है दक्षिणी तराई का क्षेत्र। और ये दोनों क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इधर बिहार में नीचे से जो झारखंड से कनेक्टेड क्षेत्र है इधर इसमें पठारी क्षेत्र है और ये एक आ जाएगा हमारा ये भी पठारी। ये दोनों पठारी, ये सारा पठारी है लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंट देखने को मिलता है, ये हम आगे बताएंगे आप लोगों को। और ये दोनों ये वाला जो क्षेत्र है ये टोटल मैदानी क्षेत्र कहलाता है। बिहार में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है क्योंकि मैदान है, यानी नदियों के बहाव निक्षेप के कारण यहाँ पर जो मिट्टी का जमाव या मिट्टी का निर्माण होकर के यहीं पर बनता है जो क्षेत्र, उसी को हम मैदानी क्षेत्र कहा गया है। और इसे कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। 64th बीपीएससी में ये पूछा गया कि बिहार में सबसे अधिक क्या कौन सी मिट्टी है, कछारी या जलोढ़, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। तो यहाँ पर से याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा आच्छादित मिट्टी बिहार में कछारी या जलोढ़ मिट्टी है। अब बिहार के ये तो हम समझ गए इसके भौतिक संरचना अलग अलग। अब मैदानी क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। बिहार का मैदानी क्षेत्र, बिहार का मैदानी क्षेत्र 96.26% क्षेत्रफल में है। गंगा नदी के कारण दो भागों में बटा है, हम अभी देखें, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। अब ये देखते हैं कि बिहार में जो नेपाल कनेक्टेड है, इधर से जो नदियाँ आती है बिहार में वो बीचों बीच से, गंगा के बीचों बीच से होकर के गंगा नदी जो बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसमें आकर के नेपाल से आने वाली पहाड़, हिमालय से निकल कर आने वाली जितनी भी नदियाँ वो गंगा में मिलती है। और गंगा में मिलने के बाद ये क्या होती है कि इधर पश्चिम बंगाल होते हुए समुद्र में जाकर के वेस्ट बंगाल में जाके मिल जाती है। तो ये इधर पर्वत है और नीचे से हम देखेंगे कि झारखंड एक छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। तो छोटा नागपुर का पठार है, ये भी क्षेत्र बिहार का उठा हुआ है और ये भी क्षेत्र उठा हुआ है, यानी बिहार का संरचना कुछ ऐसा है, दोनों साइड से उठा हुआ है। और फिर इधर यूपी जो है ये भी एक उठा हुआ है, इसीलिए गंगा नदी का जो बहाव है बिहार में वह पश्चिम से पूरब की ओर, क्योंकि इधर ढलान है, यानी इधर थोड़ा सा नीचे है, ढुलकाव है, और इधर उठा हुआ क्षेत्र है, इधर भी उठा है और इधर भी उठा हुआ है। तो गंगा नदी में जो आकर के जितनी भी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ गंगा में जो आकर के मिल जाती है, इसको हम देखते हैं कि अलग अलग उत्तर गंगा के मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान को अलग अलग क्षेत्रों में बांट करके देखा गया, मैदानों को भी। तो दोआब मतलब दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं।
घाघरा नदी, जब हम नदी पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे कि कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है। फिलहाल हम दोआब यानी कि ये मैदान को अलग अलग भागों में जो विभाजित किया गया उसको देखेंगे। तो घाघरा नदी और गंडक नदी, घाघरा और गंडक के बीच का जो ये क्षेत्र है इसे हम घाघरा गंडक का दोआब कहेंगे। फिर गंडक नदी और कोसी नदी, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल पड़ता है बिहार में उत्तरी मैदान में, उसे हम कहेंगे गंडक कोसी दोआब। और तीसरा, कोसी और महानंदा के बीच का जो क्षेत्र है मैदान, उसे कहेंगे कोसी महानंदा का दोआब। तो ऊपर में भी 3 दोआब है, याद रखेंगे। फिर नीचे दक्षिणी गंगा के मैदान में भी 3 दोआब है। एक नीचे अब हम देखते हैं कि ये आता है गंगा सोन दोआब, सोन नदी और गंगा नदी के ये वाला बक्सर वगैरह के क्षेत्र में, तो इसे हम कहेंगे गंगा सोन दोआब। सोन नदी और किऊल नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसे हम मगध का दोआब कहते हैं या मगध का मैदान भी कहा जाता है। ये आप तो इन लोगों आप सभी आदमी मगध से सब परिचित ही होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोक वगैरह सभी से। तो यही क्षेत्र जो कहलाता है गया वगैरह का क्षेत्र है, ये मगध का मैदान। और उसके बाद भागलपुर, बांका, ये क्षेत्र जो है इसे अंग का दोआब कहते हैं या अंग का मैदान भी। तो याद रखेंगे नीचे से भी 3, ऊपर से भी 3। अब बिहार के मैदानी क्षेत्र में तो उत्तर गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान में बेसिक कुछ अंतर देखने को मिलता है, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। पहला ये कि उत्तर गंगा का मैदान और दूसरा दक्षिण गंगा। उत्तर गंगा के मैदान जो ये वाली है गंगा के, यहाँ पर हम देख लेंगे इसको, ये वाला गंगा के बीचों बीच से बिहार के बीचों बीच से होकर निकली गंगा, इसके ऊपर में जो भी उत्तर गंगा के मैदान। और हम बताए हैं अभी अभी कि नेपाल से आने वाली सभी नदियाँ गंगा में इधर से उत्तर से आके मिलती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए गंगा में मिलती है। तो नेपाल से जो जितनी भी नदियाँ निकलती है या हिमालय से, वह 12 मासी होती है, यानी अर्थात उसमें हमेशा पानी देखने को मिलता है। और जल की अधिकता होने के कारण यह क्षेत्र, उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है वह हमेशा बाढ़ से ग्रसित देखने को मिलता है, यानी यह हमेशा यह बाढ़ इस एरिया में देखने को मिलेगा। और इन क्षेत्रों में बिहार के उत्तरी मैदान में, वैसे तो बिहार के संपूर्ण मैदानी क्षेत्र में हमको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है, लेकिन उत्तर के मैदान में हमें खादर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है खादर और बांगर, तो ये खादर जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा उत्तरी बिहार में। तो पहले कि बाढ़ से ग्रसित है उत्तर बिहार का मैदान, दूसरा कि इनमें जो मिट्टी पाई जाएगी वह खादर है, खादर जलोढ़। और खदान, बाढ़ के अधिकता के कारण यहाँ खादर मिट्टी है। खादर मिट्टी उपजाऊ के मामला में बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें खादान के उत्पादन के लिए बहुत अच्छा मानी जाती है खादर मिट्टी, जिस कारण इन क्षेत्रों में खाद्यान्न का उत्पादन अधिक होता है। और यह टोटल क्षेत्रफल यदि देखेंगे कि उत्तर बिहार के मैदान का, तो 62% है, यानी टोटल मैदानी क्षेत्र का 62% उत्तर मैदान में है, उत्तरी बिहार के गंगा के मैदान में। अब एक और बात कि चौर, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है बिहार के बीपीएससी और बिहार से स्पेशल जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसमें, चौर क्या है, मन क्या है और दियारा। तो चौर उसे कहते हैं जब खेतों में वर्षा के मौसम में कछारी रूप से या हल्का हल्का पानी जमा हो जाता है, उसे ही हम चौर कहते हैं। अक्सर गांव घर में लोग बोला जाता है चौर में गया है बकरी चराने, गाय चराने, भैंस चराने, तो ये चौर यानी कि खेतों में बरसात के मौसम में पानी लगना ही चौर कहलाता है, ये पानी का जम जाना। मन को ही हम कहीं कहीं गोखुर झील के रूप में जाना जाता है, मन को ही गोखुर झील भी कहा जाता है। ये मन का जो निर्माण होता है ये नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण होता है। जैसे यहाँ हम देख लेते हैं कि ये नदियाँ आ रही हैं, नदी बह रही है यहाँ से इधर, और ये क्या होती है कि ये अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है। अब ये इधर ये कट गया ये क्षेत्र, और इसमें जो नदी पानी जम जाती है, ये तो मार्ग अपना परिवर्तित करके चली गई, तो ये जो क्षेत्र हो जाता है यही कहलाता है मन, या गोखुर झील के रूप में भी इसे जानते हैं। उसके बाद दियारा, दियारा भी एक जलीय क्षेत्र है।
इसमें क्या होता है कि नदी के बीच में कुछ मिट्टी का जो मिट्टी होती है वो ऊपर उठी हुई रहती है, उसे ही हम दियारा कहते हैं। जलीय क्षेत्र में उठा हुआ क्षेत्र को, स्थल को ही हम दियारा कहेंगे। और इसी का अगर हम बड़ा रूप देखें तो समुद्र में टापू के रूप में भी जान सकते हैं। समुद्र में इसी का बड़ा रूप टापू, और नदी में अगर देखें तो दियारा कहेंगे। ये हम जान गए कि उत्तरी बिहार में क्या विशेषता है, उत्तर बिहार के मैदानी क्षेत्र में, और दक्षिणी बिहार के मैदानी क्षेत्र में कुछ विशेषता यहाँ देखते हैं। जिस तरह से यहाँ बाढ़ की अधिकता के कारण यहाँ पर नदी, बारहमासी नदियों के कारण यहाँ बाढ़ देखने को मिला, तो यहाँ पर सूखा देखने को मिलता है ज़्यादातर बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों में। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी भी नदियाँ हैं दक्षिण बिहार में वो झारखंड साइड से जाती है, और झारखंड साइड से यानी पठार के एरिया से, और पठार से जो भी नदियाँ जाती है वो बारहमासी नहीं है, उनमें जल की कमी देखने को मिलता है, यानी 12 मास उसमें जल नहीं होता है, वो नाला के रूप में परिवर्तित हो जाती है गर्मी के मौसम में, जिस कारण उस क्षेत्रों में सूखा देखने को मिलता है। अब आते हैं कि इस क्षेत्र में जो जलोढ़ मिट्टी है, उस जलोढ़ मिट्टी का बांगर स्वरूप देखने को मिलता है। दक्षिणी बिहार में जलोढ़ मिट्टी का बांगर रूप है, यह भी उपजाऊ होता है। अब नदियाँ, इसमें वही हम बता ही चुके हैं कि इन क्षेत्रों में वर्षापाती होते हैं, यानी वर्ष भर नहीं इसमें पानी रहता है, और इनमें बहने वाली जो नदियां हैं उसमें सोन, किऊल, पुनपुन, ये सारी नदियां दक्षिणी बिहार में बहती है। और टाल या ताल क्षेत्र, यह पानी लगा हुआ क्षेत्र होता है, यह एक झील के रूप में ही होता है जो कि गंगा नदी से लगा हुआ है, एक पट्टी के रूप में विस्तृत है। इसे हम टाल या ताल क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दलहनी फसलों का उत्पादन अधिक किया जाता है, तो यही टाल क्षेत्र कहलाता है। इसे झील के रूप में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। अब हम बिहार के मैदानी क्षेत्र को देख लिए, अब पठारी क्षेत्र को देखेंगे। बिहार में टोटल क्षेत्रफल का 3.86% क्षेत्र पठार है। पठार को भी बिहार में 2 रूपों में बांटा गया है, एक आता है राजमहल की पहाड़ी और दूसरा आता है कैमूर की पठार। राजमहल की पहाड़ी के अंतर्गत ही खड़गपुर की पहाड़ी, जमुई, राजगीर, इन क्षेत्रों में जो पठार देखने को मिलता है ये सब राजमहल पहाड़ी के अंतर्गत। और यह भारत का बिहार का सबसे पुराना, अगर कहेंगे कि चट्टान इन क्षेत्रों में ही है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे पुराना। और कैमूर का पठार, अब हम इसे पठारी क्षेत्र को मैप पर हम देख लेंगे सबसे पहले कि कहाँ है। तो ये राजमहल की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी को देखने से पहले भूगर्भिक संरचना से यह पता चलता है कि बिहार में प्राचीनतम से लेकर के नवीनतम प्रकार के, यानी कि जब सबसे प्राचीन से प्राचीन चट्टान महाकल्पों के बारे में बताया गया है वैज्ञानिकों के अनुसार, तो उनसे लेकर के जो नवीनतम टर्शियरी काल के जो चट्टानें वह बिहार में देखने को मिलता है। बिहार में जो भूगर्भिक संरचना है उसे 4 भागों में बांटा गया है। एक आता है धारवाड़ क्रम की चट्टान, उसके बाद विंध्य क्रम की चट्टान, टर्शियरी क्रम की चट्टान और क्वाटरनरी। धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है वह सबसे प्राचीन चट्टान है। इससे धारवाड़ क्रम की चट्टान आर्कियन युग की जो चट्टान थी उसी का एक, जब आर्कियन युग के चट्टानों में जब विभाजन हुआ तो उसी से निर्मित हुआ धारवाड़ क्रम की चट्टान। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है और यह सबसे पुरानी चट्टान है, और बिहार में यह देखने को मिलता है गया, नालंदा, भागलपुर आदि क्षेत्रों में यही धारवाड़ क्रम की चट्टान जो राजमहल की पहाड़ी के रूप में विस्तृत है। अब हम देखते हैं विंध्य क्रम की चट्टान। विंध्य क्रम की चट्टान जो है यह नदियों के निक्षेप से बना है यह भी, और यह बिहार के कैमूर और रोहतास क्षेत्र में है। विंध्य क्रम की चट्टान इन क्षेत्रों में हमें ज़्यादातर बालू पत्थर, चूना पत्थर देखने को मिलता है विंध्य क्रम की चट्टान में। अब आते हैं टर्शियरी क्रम की चट्टान। टर्शियरी क्रम की जो चट्टान है इसी युग में, टर्शियरी काल में ही हिमालय का निर्माण हुआ था। हिमालय का जो निर्माण होता है वह 3 स्टेप में कह सकते हैं, 3 अलग अलग रूप में। एक आता है इयोसीन, दूसरा ओलिगोसीन और मायोसीन। इसी मायोसीन युग के जो हिमालय है
उस मायोसीन में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, उसी का भाग बिहार में देखने को मिलता है, जो हम अभी यहाँ पढ़े हैं सुमेश्वर श्रेणी के रूप में, सुमेश्वर पहाड़ी। तो ये टर्शियरी काल की चट्टान बिहार में जो चंपारण के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण। अब ये जो मैदानी क्षेत्र है, टोटल अभी हम पढ़े हैं उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान, ये सब जो आता है, ये पूरा क्षेत्रफल क्वाटरनरी युग की चट्टान है और इसका निर्माण भी नदियों के निक्षेप से हुआ है। क्वाटरनरी युग के चट्टानों का निर्माण किससे हुआ? नदियों के निक्षेप से। और यह भी कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है कि बिहार के स्थलाकृति में सबसे नवीनतम स्थलाकृति कौन सी है? तो यही क्वाटरनरी है, क्योंकि यह अभी निर्माण भी हम कह सकते हैं कि हो ही रहा है, क्योंकि नदियों के निक्षेप से होता है। और नदी बिहार में नेपाल से निकल करके बिहार के क्षेत्रों में जब गंगा में प्रवाहित होती है, तो इन क्षेत्रों से कंक्रीट जो होती है, पहाड़ों के छोटे छोटे कण टुकड़े, उन सबको लेते हुए अपने साथ चलती है और ये ला करके बिहार के क्षेत्रों में एक पट्टी के रूप में, लेयर के रूप में ऊपर बिछा देती है। तो इनसे हमेशा निर्माण होता रहता है मिट्टी का। तो यह क्वाटरनरी युग की चट्टान है। तो इसको मैप पर भी हम देख लिए कि कहाँ कहाँ कौन सा है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान यहाँ हम देखेंगे कि गया, औरंगाबाद, नालंदा, भागलपुर, ये जो क्षेत्र है इसमें आएगा धारवाड़ क्रम की चट्टान, जो सबसे प्राचीन है। विंध्य क्रम की चट्टान कैमूर और रोहतास के क्षेत्रों में। क्वाटरनरी बिहार के टोटल मैदानी क्षेत्र जितने हैं, ये सब क्वाटरनरी चट्टान से निर्मित है। और ये पहाड़ी क्षेत्र जो है वह टर्शियरी युग के चट्टानों से निर्मित है। तो आज हम बिहार की भौगोलिक संरचना के बारे में देखे हैं कि कैसे कैसे बिहार में कौन सी चट्टानें हैं, कब कब की चट्टानें देखने को मिलता है, इसका भौतिक विभाजन कैसे हुआ है और इसके भौतिक विभाजन में कुछ मुख्य विशेषता क्या है, इन सबको हम देखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, बिहार के अगले वीडियो में बिहार की नदी के बारे में पढ़ेंगे और चट्टान के बारे में, मिट्टी के बारे में, कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, क्या मतलब यहाँ का मिट्टी से कैसा उत्पादन होता है। तो आप लोग अपना पढ़िए, समझिए, और अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। जाते जाते आप लोग एक मोटिवेशनल कोट के साथ जुड़े रहिए, हिम्मत, हरकत और होशियारी। हिम्मत, हरकत और होशियारी, इसे से बनेगी हमारी बेहतर तैयारी। जय हिंद दोस्तों।